हेलो दोस्तों, मैं अजय चौरिया। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं दृष्टि 2.0 का एक सदस्य हूं। मैं रीजनिंग भी पढ़ाता हूँ और मैथ्स से भी। तो जैसे कि आज हम देख रहे हैं वर्ग 3 की मैथ्स देख रहे हैं, वर्ग 3 की मैथ्स, जिसमें हमारा मैथ्स में क्या रहेगा, सिलेबस से लिखा हुआ है। आप देख लो एक बार, ये सिलेबस है। तो सिलेबस में क्या रहेगा, जिसमें 15 नंबर की हमारी क्या आती है, मैथ्स से आती है, और 15 नंबर का क्या आता है, पेडोलॉजी। तो ये जो 15 अंक का आता है, ये उसका सिलेबस से लिखा हुआ है, जो आप देख पा रहे हो। जैसे इसमें सबसे पहला चैप्टर क्या रहेगा, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमें क्या करना पड़ेगा, संख्याओं का अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे कि 2, 3 ये रहता है संख्याओं में। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा चैप्टर जो आता है हमारा, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग से आता है। जैसे कि इसमें भाग कैसे देना है, गुणा कैसे करना है, घटाना कैसे है, जोड़ना कैसे है, आता है। जोड़ना घटाना भी आता है, लेकिन एक ट्रिक होती है, एक ट्रिक से कैसे निकाला जाता है। भिन्न को भी देखना है कि सर भिन्न में क्या होता है, भिन्न को भी समझना है मैथ्स में। एलसीएम और एचसीएफ, मतलब एलसीएम का मतलब क्या होता है, लघुत्तम समावर्तक, सबसे छोटी से छोटी संख्या। महत्तम मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, वर्ग 3 की मैथ्स में। लंबाई अपना क्या रहेगा, दूसरा 4th चैप्टर, लंबाई, भार, आयतन, मीटर और सेंटीमीटर। किसी भी वस्तु की क्या निकालना है, लंबाई। किसी भी स्थान की वस्तु की क्या निकालेंगे, भार। आयतन निकालना है, मीटर सेंटीमीटर में निकालना है। फिर उसके बाद जो अगला टॉपिक रहेगा आपका एग्जाम के लिए, ज्यामिति। तो ज्यामिति रहेगा आपका। ज्यामिति में क्या देखना है हमको, ये ज्यामिति जो है एक चैप्टर है, इसके ये सब टाइटल में रहेंगे। जैसे कि त्रिभुज, त्रिभुज में क्या देखना है साहब, त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, 4 भुजा। सर चतुर्भुज भी देखना है, त्रिभुज में 3 भुजा होती है, चतुर्भुज में 4। और इसमें चतुर्भुज में भी क्या देखना है, जैसे षष्ठभुज देखना है, अष्टभुज देखना है, ये देखना होता है। व्रत, सर व्रत में क्या देखना है, केंद्र देखना है, उसकी त्रिज्या देखना है और व्यास निकालना है। फिर उसके बाद क्या आएगा इसी में, ज्यामिति में, समांतर रेखाएं, मतलब जो हमारी ये होती है समांतर रेखाएं। लंबवत रेखाएं क्या होती है सर, ये लंबवत रेखा होती है जो। क्षेत्रफल देखना है, परिमाप देखना है, इसमें किसका परिमाप देखना है, त्रिभुज का, वृत्त का, इनका देखना है। आयतन का क्षेत्रफल, आयतन का क्षेत्रफल सर आपको पता होगा, टंकी, ये होता है आयत, इसका क्या देखना है, क्षेत्रफल देखना है। वृत्त, सर वृत्त का क्षेत्रफल भी देखना है। फिर क्या देखना है सर, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या भी देखना है, चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल देखना है, ये भी सिलेबस में आपका है। उसके बाद क्या रहेगी, दंडवत रेखाएं, ये भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। फिर ये तो आपका सिलेबस है, आप इसको नोट भी कर सकते हो। एक बार और बता देता हूँ जल्दी जल्दी वो भी। संख्या पद्धति, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये क्या होता है, संख्या पद्धति के अंदर ये भी होता है। लेकिन ये अलग से क्वेश्चन आता है वर्ग 3 में कि जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है। फिर आता है भिन्न, भिन्न को कैसे निकालना है, मतलब अगर किसी संख्या का परसेंटेज में लिखा है, अगर उसको भिन्न बनाना है, इस टाइप के नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। एलसीएम, एचसीएफ, ये बता दिया हूँ, लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक। लंबाई, भार, आयतन, मीटर, सेंटीमीटर में निकालना है। उसके बाद ज्यामिति रहेगी, जिसमें आपको क्या रहेगा, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, केंद्र, त्रिज्या, व्यास। और उसी के ज्यामिति के अंदर ये सारे क्वेश्चन हैं, यहाँ तक दिए गए। ये दंड रेखा जो है, ये अलग से क्वेश्चन रहेगा। जैसे दंड रेखाएं निकालना है, उनका भी क्या रहता है, क्षेत्रफल भी रहता है दंड रेखाओं का। दंड रेखाओं की लंबाई, चौड़ाई, उसमें दंड रेखा में ये लंबवत रेखाएं पूछी जाती हैं। उसके बाद आपके मैथ्स में और वर्ग 3 में रीजनिंग के भी कुछ चैप्टर होते हैं जो ज़्यादा नहीं होते हैं। रीजनिंग का भी देख लेते हैं सिलेबस। रीजनिंग में क्या रहेगा, रीजनिंग में रहेगा नॉन वर्बल से आती है साहब। नॉन वर्बल से क्या आता है अपना, 2D आकृति, 3D, 8D, ये आकृति चलती है। लेकिन आपका रीजनिंग में क्या रहेगा सिलेबस, 2D और 3D तक ये रहेगा। फिर उसके बाद क्या आएगी, वर्बल से, जिसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग का एक चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा वर्बल। उसमें क्या आती है, घड़ी। घड़ी में क्या करना है,
मान के चलो ये घड़ी है, इसमें क्या निकालना है, इनके बीच के कोण निकालना है। ये कितने अंश का होता है साहब, घड़ी 360 डिग्री की होती है। कितने बज के कितने मिनट पे कितने अंश का कोण बनेगा, ये भी निकालना है। उसके बाद एक क्वेश्चन, ये तो सिलेबस में दिया नहीं हुआ है, लेकिन इसके भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, जिसका क्या होता है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से भी एक आता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आएगा। ये क्या हुआ है कि प्रीवियस एग्ज़ाम जो हुए थे उसमें देखा गया है, इसलिए इसको सिलेबस में डाल दिया गया है। अब क्या पढ़ेंगे हम आज से मैथ्स में, मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम स्टार्ट करना है, जो मैथ्स में आपका खास रहेगा वर्ग 3 के लिए। जिसको हम क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। जैसे कि दोस्तों प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या में क्या देखना है कि जैसे कि प्रकृत संख्या होती क्या है, नेचुरल नंबर बोलते हैं जिसको गणना करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, ये क्या रहेगी प्रकृत संख्या हमारी। प्रकृत संख्या में जीरो का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रकृत संख्या का यूज़ करते समय इनको गणनाओं के लिए जो संख्या बनाई गई थी वो 9 तक बनाई गई थी। फिर बाद में क्या हुआ, जीरो का आविष्कार हुआ है। क्या हुआ है, जीरो की खोज हुई है। तो जीरो की खोज पर अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत है। जैसे हम गूगल पर सर्च करते हैं तो कई प्रकार के हमको वैज्ञानिक मिलते हैं, जिसमें हम भारतीय वैज्ञानिक NCERT बुक के द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट को शून्य का आविष्कार मानते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि शून्य, भारतीय वैज्ञानिक शून्य का आविष्कार, ये नहीं लिखा रहेगा भारतीय वैज्ञानिक। अगर शून्य का आविष्कार किसने किया, अगर आर्यभट्ट ऑप्शन में है तो आपको क्या लगाना है, सबसे पहले तो आर्यभट्ट को टिक लगाना है, ये रहेगा। अगर डायरेक्ट लिखा है कि भारतीय वैज्ञानिक में से शून्य का आविष्कार किसने किया था, तो उसका ऑप्शन भी क्या रहेगा, आपका आंसर आर्यभट्ट ही रहेगा। अब देखते हैं संख्याओं के प्रकार, कि संख्याओं के प्रकार नंबर सिस्टम में किस प्रकार से संख्याओं के प्रकार को हम समझेंगे। अब एक एक संख्याओं के प्रकार को अलग अलग प्रकार से समझना है। जैसे कि प्रकृत संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर। इसको मैंने आपको बताया था कि ये गणना करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, इसको खोजा नहीं गया था, इसका आविष्कार, इन संख्याओं का आविष्कार नहीं किया गया था। फिर उसके बाद क्या रहेगा, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में हमको क्या करना है, पूर्ण संख्या में 0 से लेके 1, 2, 3, 4 और इन्फिनिटी, अनंत तक। इसका क्या मतलब है, पूर्ण संख्या में 0 का उपयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 0 का आविष्कार, पूर्ण संख्या जो टाइप आने से पहले पूर्ण संख्या 0 का आविष्कार, उस समय क्या 0 का आविष्कार हो चुका था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब ही होता है कि सभी संख्याओं को लेना है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या देखना है, पूर्णांक संख्या देखना है, जिसमें क्या देखेंगे, ऋणात्मक संख्या। पहले क्या देख लेते हैं, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या में क्या करना है, इन्फिनिटी से लेकर -3, -2, फिर क्या रहेगा अपना -1, ये क्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है। फिर उसके बाद क्या देखना है, धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या में क्या रहेगा, 0, 1, 2, 3, इन्फिनिटी तक। इन दोनों संख्याओं को मिलाकर, ये जो दोनों संख्या लिखी है, इन्फिनिटी -3 से लेकर जो रहेगी हमारी संख्या, ये रहेगी ऋणात्मक, और धनात्मक संख्या को मिलाकर क्या बनाया जाता है, पूर्णांक संख्या। फिर उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद देखना है सम संख्या। तो सम संख्या क्या रहती है, जिसमें 2 से पूर्णतः भाग चला जाए, उसको क्या बोलते हैं, सम संख्या। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, ऐसी 2 प्लस करते जाओगे तो क्या बन जाएगी, ये सम संख्या। इनमें क्या जाएगा, पूर्णतः
2 से ये संख्या जो लिखी है पूर्णतः विभाजित अगर होती है तो वो क्या रहेगी हमारी सम संख्या। इसके बाद देखते हैं विषम संख्या, जिसमें कि 2 का भाग ना जाए उसे क्या कहते हैं विषम संख्या। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, इन संख्याओं को क्या कहते हैं विषम संख्या कहते हैं, जिसमें बराबर 2 का भाग ना जाए उन्हें क्या कहते हैं विषम संख्या। उसके बाद देखना क्या है भाज्य संख्या देखना है हमको कि भाज्य, तो देखना क्या है भाज्य संख्या जो 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्याओं से विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 4, 1 के अतिरिक्त 4, 6, 8, 10। तो इसको समझना कैसे है, जिसमें हमारा क्या रहेगा ये संख्या 4 जो है 2 से हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 3 से हो जाएगी, ये किससे हो जाएगी 2 से भी हो जाएगी, 4 से भी हो जाएगी, और क्या हो जाएगा ये हो जाएगी 2 से 5 से। इन संख्याओं को क्या बोलते हैं भाज्य संख्या बोलते हैं, जो 1 के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए उन संख्याओं को क्या बोलते हैं भाज्य संख्या। इसके बाद क्या देखना है अभाज्य संख्या। इसका ही उल्टा क्या है अभाज्य संख्या, जो संख्या 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्याओं से विभाजित ना हो उन्हें क्या बोलेंगे भाज्य संख्या। जैसे कि क्या रहेगा हमारा भाज्य संख्या में 3, 5, 7, इसमें क्या रहेगा 11 रहेगा। 9 को लेना नहीं है, 9 को इसलिए नहीं लेना है क्योंकि भाज्य संख्या में 9 ये क्या होगा 3 से विभाज्य हो जाएगा। इसमें क्या रहेगा हमारा फिर 13 रहेगा। 17 वे संख्याएं जो स्वयं के नंबर से विभाजित हो उनको क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या, ये तो भाज्य आपको समझ में आया होगा। सहभाज्य संख्या उन संख्याओं को बोलते हैं जिनका गुणनखंड नहीं निकलता है। जैसे कि 2 और 5, 3, 7, 11 और 13, इन संख्याओं का क्या नहीं निकलता है गुणनखंड नहीं निकलता है। उन संख्याओं को क्या बोलते हैं सहभाज्य संख्या बोलते हैं। ये आपको समझ में आएगा सहभाज्य संख्या। इसके बाद देखना है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, आपने क्वेश्चन में देखा होगा मैथ्स में कि परिमेय संख्या, जैसे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं PQ, बटे में जो संख्या होती है हमारी उसे क्या कहते हैं PQ के रूप में लिखने वाली संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि इस टाइप का आपने क्वेश्चन देखा होगा, इनको क्या कहते हैं परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं ये भी आपको बता देते हैं। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसमें कड़नी के रूप में लिखा जाता है। कड़नी 3, 2, 4, ये क्या रहेगी हमारी अपरिमेय संख्या। जो संख्या हमारी क्या है बदलती नहीं है। सॉरी, यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, आपको देखना चाहिए कि 5 क्या रहेगा हमारा, यहाँ पे क्या रहेगा 7, यहाँ पे क्या रहेगा 11। वो संख्याओं जो कड़नी के रूप में बदलती नहीं है। मैंने आपको बताया भी था कि बदलती नहीं है तो 2 आएगा नहीं, 2 बदल जाता है, 4 बदल जाएगा, 2 का वर्ग होता है अगर कड़नी से बाहर निकलता है तो। फिर क्या देखना है वास्तविक संख्या। अंतिम संख्या क्या रहेगी वास्तविक संख्या, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था भाज्य। अगर भाज्य के बदला में क्या लिखा रहेगा अभाज्य के बदले में ऋण संख्या, उसका मतलब क्या भी होता है ऋण संख्या होता है। समझ में आया आपको ऋण संख्या, इसका ये मतलब होता है। वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या में क्या आएगा P/Q, करनी भी आ जाएगी। ये इन दोनों को मिलाकर परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाकर क्या बनता है वास्तविक संख्याएं बनती है। ये आपको समझ में आएगा प्रकृत संख्या क्या होती है। एक बार और समझा देता हूँ प्रकृत संख्या, जिसमें क्या करना है 1 से लेकर 9 तक जो अंक गणनाओं के लिए बनाए गए थे उनको क्या कहते हैं प्रकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या
पूर्ण संख्या में क्या होगा सर, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होगी। पूर्णांक संख्या मैंने आपको बताया था कि ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं से मिलकर क्या बनता है, पूर्णांक संख्या बनती। सम संख्या क्या बताया था मैंने, जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए उसको क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। भाज्य संख्या बताया था मैंने, जो 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्याओं से विभाजित हो जाए उन्हें क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या को मैंने आपको बताया था कि अभाज्य संख्या ऑब्लिक अगर ऋण आता है, ऋण संख्या किसे कहते हैं, तो ऋण अभाज्य परिभाषा, जो अभाज्य की जो मैंने आपको परिभाषा बताया था वही परिभाषा किसकी रहेगी, ऋण की रहेगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 के अतिरिक्त ये किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है, जैसे 3, 5, 7, 11, इसमें आप किसी का विभाग दोगे ये विभाज्य नहीं होगी। वही संख्या से विभाज्य होगी जो अभाज्य संख्या, जैसे 3 लिखा है, 3 से विभाज्य होगी, 5 से होगी, 7 से होगी, 11 से होगी, वही नंबर से विभाज्य होती है। सहभाज्य संख्या मैंने आपको बताया था, ये आपको समझ में आएगा। सहभाज्य संख्या जिसका गुणनफल आप निकाल नहीं सकते, जैसे 2, 5 इसका निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। 3 और 7 का भी नहीं निकाल सकते, 5, 11 का भी नहीं निकाल सकते, 8 और 11 का नहीं निकाल सकते। कैसे नहीं निकाल सकते, 8 और 11 का, 8 और 11 का। आप कहोगे सर इसमें एक विषम संख्या भी है और आप बोल रहे हो कि निकाल नहीं सकते। साहब मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसमें 2 का भाग देते हो, छोटी से छोटी संख्या का भाग देना पड़ता है हमको एलसीएम में, ये 4 बार जाएगा, लेकिन ये कितने बार जाएगा, ये थोड़ा ना कटने वाला है कि अपन 5.5 बार काट देते हैं, सर कट तो रहा है, नहीं कटता। मैंने क्या बोला, पूर्ण विभाजित होना चाहिए। परिमेय संख्या मैंने आपको बताया पी क्यू, इसकी परिभाषा डायरेक्ट होती है पी क्यू। जो पी क्यू बताया था ये परिमेय संख्या होती है, जैसे 22/7 ये क्या होती है, परिमेय संख्या। जो पटे में संख्या चलती है उनको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या भी किसे कहते हैं, आपको समझ में आता हो कि 22/7 सर लिखा है तो ये क्या परिमेय संख्या है क्या, ये क्या परिमेय संख्या है क्या। अगर सर 21/7 लिखा होता तो क्या ये भी परिमेय संख्या है क्या, साहब ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें इसका भाग जाएगा 7 या क्या होता है 21 होता है। ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। ये आपको समझना है कि सर 22/7 परिमेय संख्या क्यों होती है, 3/5 परिमेय संख्या क्यों होती है। अगर सर आप बोल रहे हो कि बटे में संख्या लिखी है तो वो परिमेय संख्या होगी। ये ज़रूरी नहीं कि सारी ही बटे वाली संख्या परिमेय संख्या हो। 21/7 ये परिमेय संख्या नहीं है आपकी, 10/5 ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इन संख्याओं का भाग चला जाएगा पूर्ण रूप से। जिस किसी भी संख्या में बटे की संख्या से अगर भाग चला जाएगा वो हमारी क्या नहीं रहेगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। ये आपको समझना है। और अपरिमेय संख्या का उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 2, इसको मैं कड़नी से बाहर निकालूंगा तो भी यह 2 रहेगा, इसका कुछ नहीं चेंज होने वाला। मैं बोलता हूँ साहब, मैंने बताया कि करनी की जो भी संख्या होगी वो अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है अपरिवर्तन। जो संख्या में परिवर्तन ना हो वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि 5 ये परिवर्तन हो सकता है कि इसको बाहर निकाल के कुछ लिख सकते हैं ऐसा कि सर 4 आ जाए, नहीं होगा। लेकिन 4 ये नहीं होगा, इसका क्या निकल के आ जाएगा 2, क्योंकि 2 का वर्ग क्या होता है 4 होता है। साहब करनी से जब बाहर निकलेगा 2 बन जाएगा। ये क्या हो गई, परिवर्तन हो गई। 4 से 2 हुआ है तो अपरिमेय। उसका आपको समझना चाहिए कि अपरिमेय मतलब अपरिवर्तित संख्याएं। परिमेय उसका भी क्या रहेगा, परिमेय संख्या, उसका भी कोई परिवर्तन नहीं होता है बटे में। वास्तविक संख्या मैंने आपको बताया हूँ, अगर इन दोनों संख्याओं से मिलकर क्या बना है, परिमेय, और अपरिमेय संख्याओं से क्या मिलकर बना है, वास्तविक संख्याएं। इसमें भी वही रहेगा पी क्यू, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें भी घड़नी वाले जो क्वेश्चन आएंगे इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। इनको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, ये रहेगी। और भाज्य संख्या वो रहेगी जिसमें
2 से पूर्णतः विभाजिता का नियम लगता है। जैसे कि 2 से पूर्णतः विभाक्त होने वाली संख्या को क्या बोलेंगे साहब? भाज्य संख्या। तो ये आपको समझ में आ गई होगी, आप इसको नोट भी कर सकते हो। अब इसके बाद पढ़ाएंगे अपन मैथ्स में ये संख्याओं के प्रकार। आपको समझ में आया होगा। शून्य का आविष्कार भी समझ में आया होगा, किसने किया है। अभाज्य संख्या में मैंने क्या बताया था आपको कि दो भी क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया हूं कि जो संख्या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये आपने अभी तक समझे ही नहीं हो कि किसे कहते हैं। वो संख्या जो खुद का भाग उसमें चला जाए उसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या में 2 भी होगा। जैसे मैंने आपको बताया 3, 5, 7, 11, इसके बाद क्या रहेगा? 13, 17, इनमें और किसी संख्याओं का भाग नहीं जाएगा। इनको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। आपको तो ये कमेंट में बताना था, मैंने जानबूझकर गलती किया था वहाँ पे कि आप देख सको कि सर पढ़ा कैसे रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे अपन? भाग कैसे देना है? विभाजिता के नियम। इसके बाद देखते हैं विभाजिता के नियम। जैसे कि 2 से भाग देना है, 3 से भाग देना है, 4 से भाग देना है, 5 से भाग देना है, 6 से भाग देना है। फिर उसके बाद क्या रहेगा हमारा? सर 9 से भी भाग देके देख लेते हैं, 10 से भी देख लेते हैं। तो ये आपको मैं एक नॉर्मल संख्या के भाग देना बता देता हूँ। अगर इकाई का अंक 2 से भाग चला जाए, इकाई के अंक में यदि 2 से भाग चला जाता है, जैसे कि संख्या 426, इसमें आपको क्या देखना है? इकाई का अंक देखना है। इसमें क्या चला जाएगा? 2 से अगर भाग जाता है तो ये संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित हो सकती है। 3 से देखना सर, 3 के भी नियम देख लेते हैं, 3 से कैसे विभाजित करना है। जैसे कि एक संख्या लिखी है, मैं लिखता हूँ 512। अब इसमें 3 से विभाजिता के नियम में आपको समझ में आता होगा कि सर 2 से तो किए हैं, इसमें भी इकाई का अंक देख लेते हैं और डायरेक्ट भाग दे देते हैं। नहीं सर, इसमें क्या होगा? जो संख्या रहेगी उन संख्याओं का क्या करना है? योग करना है। अगर योग करने के बाद वो संख्या अगर 3 से पूर्णतः विभाजित होती है तो 512 भी पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं, 5 और 1 6 7, ये संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित नहीं होगी। क्या रहेगा? 5 3 8, ये संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अब एक संख्या और लिखते हैं, जैसे कि 512 में मैं 3 प्लस कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसमें क्या जाएगा? 3 का भाग। तो ये संख्या जो है 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 4 के नियम सेम क्या रहेंगे हमारे? 2 के जो नियम है 4 में भी वही नियम अप्लाई करना है, लेकिन एक संख्या और जोड़ लेना है। अगर इकाई में 2 हो, 0 हो, तो ये संख्या हमारी क्या होगी? 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 5 से देखना है साहब, 5 से भी देख लेते हैं। अगर इकाई में, इसका तो एक नॉर्मल फंडा रहता है, अगर इकाई में 0 हो तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसके लिए ओनली 0 होता है ना, इकाई में 5 होना चाहिए। अगर इकाई में 5 होता है 215, सॉरी, अगर इकाई का अंक अगर 5 से विभाजित हो जाएगा तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी? 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं 6 के। 6 में क्या करना है? 3 और 2 के नियम को अप्लाई करना है। क्या करना है? 6 में भी 3 के और 2 को क्या करना है? अप्लाई करना है। जो नियम 2 के लिए देखें, जो नियम 3 के लिए देखें, सेम 6 के लिए रहेगा। जैसे कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसके बाद प्लस करने के बाद यदि 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी क्या? 6 से विभाजित हो जाएगी। आप इसको करके देख सकते हो। इसी प्रकार 9 में क्या करना है? 9 में भी क्या करना है? 9 से विभाजिता के नियम देखना है।
तो 9 से विभाजिता के नियम में आपको क्या करना है, जैसे मैंने 3 में किया था कि सभी संख्याओं को योग करना है, उसके बाद उस संख्या के योग में 9 का भाग देकर देखना है। अगर 9 का भाग जाता है तो वो संख्या पूर्णतः क्या होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि एक संख्या देख लेते हैं, ये संख्या जो है हमारी, ये संख्या, अब इसमें क्या करना है, इसको तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं, +9 +9, ये पूर्णतः क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। क्वेश्चन क्या आता है पेपर में, क्वेश्चन एक बहुत बड़ी संख्या लिखी रहेगी, आप देखो, देखते जाओ क्वेश्चन किस टाइप से आता है। ये रहेगा क्वेश्चन, ये रहेगा क्वेश्चन, और बोल देगा कि 3 से विभाजिता के नियम 3 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। अब इसमें करना क्या है, सबको जोड़ना नहीं है, पहले देख लेते हैं 3 कौन कौन सा बनाता है। 3, 2 और 1 3, ये तो हो गया। फिर इसके बाद क्या बनाएगा, 9 बना रही है संख्या, 8 और 1 9, ये भी क्या होगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 7 8 9, ये भी क्या हो जाएगी, पूर्णतः। बचा 5, 5 में 3 का भाग जाएगा सर, नहीं जाएगा। तो ये जो संख्या लिखी है इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। देखिए कितना सेकंड लगा, 2 सेकंड लगा है करने में। अगर आप इसको जोड़ोगे पूरा, ये संख्या छोटी नहीं आती है, इतनी बड़ी नहीं आती, ये संख्या ये इस टाइप से लिखी रहती है अरबों खरबों में, ये लिखी रहेगी। और 4 ऑप्शन भी रहेंगे, एक ऑप्शन से नहीं करना, 4 ऑप्शन में अप्लाई करके देखना है तो कितना सेकंड लगेगा। और एक क्वेश्चन में 2 सेकंड लग रहा है, 4 ऑब्जेक्टिव हल करने में 8 सेकंड लगेगा। और पेपर में कितना टाइम मिलता है, 20 सेकंड। अगर 8 सेकंड में कर रहे हैं तो फिर भी तो 12 सेकंड बच रहा है हमारा। और 10 के नियम सेम टू सेम 5 के नियम, लेकिन इकाई में 5 नहीं होना चाहिए। इकाई का अंक अगर 5 होता है तो वह पूर्णतः 10 से विभाजित नहीं होगा। इकाई में मात्र क्या होना चाहिए, 0, तब वह संख्या 10 से विभाजित होगी। तो ये तो थे हमारे विभाजिता के नियम, हमने देख लिए हैं 2 3 4 5 6 9 11। हम क्या देखेंगे इसमें, अगला चैप्टर क्या देखेंगे कि इन संख्याओं का, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि 8 का जातीय मान क्या होगा। आपको समझ में आता होगा जातीय मान और स्थानीय मान। हमको नंबर सिस्टम में 2 मान पढ़ना होता है, स्थानीय मान और जातीय मान। तो जातीय मान इसका क्या होगा सर, हमें तो क्या पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों में संख्याओं का आंकलन करना है। जैसे कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं का आकलन करना है। ये क्वेश्चन भी हमें वर्ग 3 की मैथ्स में क्या करेंगे, देखने को मिलते हैं। पढ़ाना कहाँ तक है आपको, 1ली से 5वीं तक। लेवल जो रहेगा मैथ्स का क्वेश्चन का वो थोड़ा सा लो रहेगा। समझने का तरीका, ये जो मैंने आपको बताया हूँ, ये किस लिए बताया हूँ सर। आप बोलोगे सर भाग देना तो किसको नहीं आता। भाई मुझे भी पता है कि भाग देना आपको आएगा, 2 3 4 5। यदि ये संख्या मैं बोलता हूँ, ये 9 से मैंने आपको बताया था, पर ये संख्या रहेगी 9 से भाग दे रहे हो तुम, मान के चलो कि हम 9 से भाग दे रहे हैं, कितना टाइम लगाओगे यार। अगर ज़्यादा अच्छी मैथ्स है फिर भी 10 सेकंड लगेगा, और मैं आपको 2 सेकंड में बताता हूँ। 7 और 2 कितना होता है, 9, 8 और 1 9 होता है, कट गई, आ गया, 2 सेकंड लगा है, इसलिए बता रहा हूँ। नहीं तो हमको विभाजिता के नियम पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आप वर्ग 3 के एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको इतना आना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि स्थानीय मान, इसका क्या रहेगा, इन संख्याओं को देख लेते हैं। इसके बाद क्या है, 6 संख्या है, 6 शून्य लगा देंगे सब, ये क्या निकल के आ जाएगा, स्थानीय मान। ये तो ऑरल बता रहा हूँ मैं आपको अभी, फिर अगले लेक्चर में इसको जानकारी के साथ देखेंगे। 1 मिनट और 8 का जातीय मान बता देता हूँ। 8 का जातीय मान 8 ही होगा। तो दोस्तों धन्यवाद। आपको कैसा लगा ये लेक्चर मैथ्स का, और उसका सिलेबस देख लीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 15 नंबर की मैथ्स से आएगी और 15 नंबर की क्या रहेगी, पेडोलॉजी, जो आपको ऑरली समझना है कि हमको बच्चों को मैथ्स। पेडोलॉजी में क्या रहेगा,
बच्चों को हमको मैथ से कैसे पढ़ाना है, उनको समझाना कैसे है, हमारा तरीका क्या है पढ़ाने का, क्या उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 15 नंबर की वो रहेगी। और 15 नंबर की मैथ्स में मैंने आपको कम से कम 15 से चैप्टर तो हमारे 10 रहेंगे, लेकिन उनमें क्या पढ़ना है, जैसे वृत्त में क्षेत्रफल निकालना, परिमाप निकालना, बहुत सारे अल्टरनेट उसी में क्या रहेंगे, टाइप रहेंगे। तो वो भी आपको देखना है। आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों कि मैंने आपको संख्याओं के प्रकार बताया था, जैसे प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, नेचुरल नंबर, ये आपको समझ में आ गया होगा। सहभाज्य समझ में आ गया होगा, अभाज्य समझ में आ गया होगा, परिमेय समझ में आ गया और वास्तविक संख्या। ये रहेगी संख्याओं के प्रकार। इन संख्याओं को आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। अगली क्लास में हम प्रकृत संख्याओं के क्वेश्चन, सम संख्या और विषम संख्या के क्वेश्चन हम अगली कक्षा में आपको प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों।